हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कल हमने शुरू किया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ होलो शेल। 3 केस हमें करने थे। इनसाइड, एट सरफेस और आउटसाइड। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। ठीक है, अंदर वाले का हमने निकाल लिया। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर एक होलो शेल है जिसका मास m है, अंदर में कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर आप कहें अगर मैं यहाँ पे 1 kg की जगह 5 kg मास रख दूं इस पॉइंट पे, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? अभी जो हमने लिखा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द होलो शेल इज 0। बट अगर 1 kg की जगह 5 kg हो तब क्या होगा? तब भी 0 होगा, है ना, क्योंकि सेम आपका कॉन्सेप्ट लगना है। इस साइड वाले रिंग अट्रैक्ट करेंगे, उस साइड वाले अट्रैक्ट करेंगे, नेट फोर्स 0 होना है। अंदर में आपका कोई भी मास हो, 1 kg हो, विदाउट 1 kg हो, सब पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0। ठीक, अब देखते हैं आउटसाइड वाले का। मान लें यहां पे कोई पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर आप बताएं नेट फोर्स किस साइड होना चाहिए आपके हिसाब से? अंदर की साइड, क्योंकि आप इसको ऐसे रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सारे रिंग्स इसको अट्रैक्ट करेंगे तो नेट फोर्स आपका इस साइड रहेगा। ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो देखना है हमें। इस केस में एक शॉर्टकट है जो आपको याद करना है डायरेक्टली। क्या? जब भी आपका पॉइंट आउटसाइड हो, आउटसाइड होलो शेल, उस केस में आप इस सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं टू कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस पॉइंट। आर यू गेटिंग? दोबारा बोल रहा हूं मैं। अंदर वाले में क्या था? होलो शेल के अंदर कहीं भी पॉइंट रखेंगे तो नेट फोर्स 0 आएगा, और जब आपका पॉइंट बाहर रहेगा तो आपने डायरेक्शन तो देख ली कि उसके सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। अब मैं कह रहा हूं कि इसके इक्विवेलेंट डायग्राम हो सकता है कि इसका सारा मास आपने सेंटर पर कंसंट्रेटेड कर दिया, और यहां पर दूसरा मास रखा है 1 kg। अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आप 1 kg रखेंगे, और बाकी अलग से फोर्स निकालना है तो आप mkg यूज कर लेंगे। तो कहने का मतलब दिस होल मास कैन बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। अब उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन दिस पॉइंट इफ 1 kg मास इज पुट हेयर, I will be equal to g m by r स्क्वायर। ये आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए है। ठीक है, सरफेस वाले पे क्या होगा? मास m, रेडियस r। इस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अगर सरफेस पे है तो आप उसके जस्ट आउटसाइड मान लें। जस्ट आउटसाइड मानेंगे तो आप सारे मास को सेंटर पे मान सकते हैं। तो इंटेंसिटी विल बी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इस ये वाला पॉइंट यहाँ होगा और दूसरा वाला 1 kg वाला पॉइंट आपका यहाँ है, इनके बीच की दूरी r है। वहां पे कोई जनरल डिस्टेंस था, ये आपका डिस्टेंस एनी रैंडम डिस्टेंस r था, तो वो हो गया था जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है r, तो आपने उस डिस्टेंस की जगह लिख दिया कैपिटल आर जी एम बाई आर स्क्वायर। तो आपकी तीनों की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकल गई। आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर एंड आई इक्वल टू जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड वाले केस में क्या किया है? सरफेस पे आपका पार्टिकल रखा है, आपने उसको जस्ट बाहर माना है उसके,
सरफेस के जस्ट बाहर माना है तो अंदर वाला सारा मास आप सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। यहाँ पे सारा मास आ गया तो इस मास की और इस मास के बीच की दूरी कैपिटल आर हो गई, फोर्स आपका Gm/r² हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। आर्यन ठीक है, तीनों पॉइंट याद रहेंगे, आसान है। हाँ जी, आगे बढ़े, लिख लें। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल जैसे लास्ट टाइम हमने होलो शेल कंसिडर किया था, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है आपका, कहने का मतलब ये आपका सॉलिड है इस बार, कहने का मतलब पूरा मास अंदर भी भरा हुआ है। आपको निकालनी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट 3 पॉइंट्स, तीन पॉइंट कौन से, आई इनसाइड, आई आउटसाइड एंड आई एट सरफेस। ये तीनों आपको निकालने। तो सबसे पहले लेट से आप यहां से पॉइंट आपका अंदर है और सेंटर से आर दूरी पे है, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। क्या इस सॉलिड स्फीयर को आप होलो, बहुत सारे होलो शेल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, है ना, कैन बी कंसीडर्ड। तो इस पॉइंट के अंदर जो शेल रहेंगे, क्या उन सबको आप सबका मास सेंटर पे कंसिडर्ड मान सकते हैं, और जो इसके बाहर रहेंगे उनका, देखो दो पॉइंट बोल रहा हूं, वी हैव टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ इनसाइड पॉइंट, जो कि यहां पे गिवन है। अब देखें, आपने उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालनी है फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे एक शेल मान लिया, इसके बाहर भी बहुत सारे शेल होंगे और अंदर भी होंगे। जो बाहर वाले शेल होंगे उनके कारण इस यहां पर फोर्स 0 रहेगा, है ना, और जो अंदर वाले शेल होंगे उन सारों को मैं सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकता हूं, है ना। अगर अंदर वाले सारे शेल्स को मैं सेंटर पे मान सकता हूं, तो आप इस स्फीयर का पहले मास निकाल लें। अगर बड़े वाले स्फीयर का मास m है, रेडियस r है, तो आपने निकालना है यहां से स्मॉल r दूरी पे जो पॉइंट रखा है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आप इस छोटे वाले स्फीयर के अंदर का मास निकाल लें। दोबारा बताता हूं, सबसे पहले आप क्या करें, आप कुछ मत सोचें, आप सोचें पूरे का मास m है, रेडियस कैपिटल r है, आप इस छोटे वाले स्फीयर का जिसका रेडियस स्मॉल r है का मास निकालें, सिर्फ निकालें। सब लोग ट्राई करेंगे, इस बड़े स्फीयर का मास m है, छोटे वाले स्फीयर का मास कितना होगा। ऐसी चीज हमने बहुत बार कर चुके हैं। हाँ हाँ,
तनिष हुआ? करो करो। हाँ जी, आपको मास निकालना है छोटे वाले स्फीयर का। हो गया? क्या आया? नहीं, गड़बड़ है। परफेक्ट। देखिए आप, टोटल वॉल्यूम कितना है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब। इतने वॉल्यूम में मास कितना है? अगर यूनिट वॉल्यूम हो तब मास कितना होगा? अगर छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका मास कितना होगा? इसका मास विल बी m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब। ये कटेगा, ये कटेगा, मास कितना आया? m/r क्यूब इंटू आर क्यूब। ये आपका आ गया मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं लॉजिक। इस पॉइंट के जो अंदर वाले शेल होंगे उनके लिए वो पॉइंट बाहर के पॉइंट का काम करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, अंदर वाले सारे शेल को सेंटर पे मान सकता हूं। तो सब, अगर सब सेंटर पे आ जाएंगे तो सबका मास कितना हो जाएगा? इतना। और इस पॉइंट से जो बाहर वाले शेल हैं उनके लिए पॉइंट अंदर का पॉइंट रहेगा, और अंदर के पॉइंट पे आपका फोर्स 0 रहता है। तो आपको सिर्फ इस सारे मास का फोर्स निकालना है जो कि सेंटर पे रखा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ इनसाइड पॉइंट विल बी गिवन बाय जी। मास क्या निकला है? ये रहा, m/r³ इंटू आर क्यूब, जी m इंटू 1 बाय कितना आएगा? कौन से वाला? छोटे वाला बड़े वाला? छोटे वाला। आर स्क्वायर सोल्व करेंगे तो क्यूब कटेगा, इट विल बी जी एम आर क्यूब इंटू आर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ इनसाइड पॉइंट is given by gm by r cube into r। ये आपके इनसाइड पॉइंट की है। कोई भी आप r की वैल्यू लेंगे, यहां पुट कर देंगे, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब बताएं आप आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या होगा? आउटसाइड वाले पॉइंट का मतलब है, लेट से इस पॉइंट से कहीं यहां पे पॉइंट है और उसकी दूरी यहां से स्मॉल आर। हाँ, पूरे को सेंटर में मान लेंगे, सारे मास को। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी आई इक्वल टू जी। अब पूरा मास यूज करेंगे अपॉन आर स्क्वायर। आई आउटसाइड इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। और सरफेस पे, अगर पॉइंट आपका सरफेस पे ही हो जाए, कैपिटल, बहुत बढ़िया, शाबाश। डायरेक्टली आप लिख लें, आई ऑन सरफेस इज गिवन बाय जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। पूछना है लास्ट वाला। जब आप इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो आपने इस पॉइंट को आपके सरफेस पर निकालना है आपको। आपने सरफेस के जस्ट बाहर मान लिया, सरफेस के जस्ट बाहर मान लिया, तो सारा मास आपको सेंटर पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और उस केस में इट विल बी जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक, लिख लें, नोट कर। बाहर वाले पॉइंट्स का सेम आया है, बाहर वाले का और सरफेस वाले का।
करते हैं बात। कल पढ़ के आएंगे फ्रेंड्स, बैठ जाओ, पढ़ के आएंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आगे बढ़े। जो हमने अभी किया है दोनों केस एक बार कंक्लूड कर रहा हूं, आप बताना फॉर्मूले क्या बने हैं। आपको बतानी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, आपको आई बतानी है, होलो शेल और सॉलिड स्फीयर, कौन से पॉइंट की, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड, यहां भी इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। सेम सीक्वेंस में आपको याद करना है। आप बताएं विनीत, आपकी होलो शेल के कारण, देखना नहीं है, होलो शेल के कारण अंदर के पॉइंट पे आई कितनी होगी, 0। सरफेस पे कितनी होगी आप बताएंगे वेदांत, GM बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। आप बताएंगे भाई हेलो, इंटेंसिटी जिससे पूछा जाए वही बताए, GM बाय स्मॉल आर स्क्वायर। आर्यन आप बताएं इसका, सॉलिड के केस में अंदर की, सरफेस पे और आउटसाइड, याद रहेंगी, ठीक है। इनका ग्राफ और बनाना है आपको, देखते हैं ग्राफ का मतलब क्या है। पहले हम होलो शेल का बना रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस बना रहे हैं। आप बताएं होलो शेल के लिए जब R 0 होगा तब आपकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी। R का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर, हाँ जी 0। देखिए आप जब R इसके अंदर में हर पॉइंट पे 0 है, तो अगर सेंटर का पॉइंट ले रहे हैं तो वहां पे 0 रहेगी। अब आपका डिस्टेंस बढ़ता है और कैपिटल R तक जाता है, क्या इन सारे पॉइंट्स पर फील्ड इंटेंसिटी 0 है। देखिए आप, ये आपका एक होलो शेल है। इस ग्राफ का मतलब है मुझे इंटेंसिटी लिखनी है एज अ फंक्शन ऑफ R। R 0 का मतलब है सेंटर पे 0 हो गई। जैसे जैसे आपका R बढ़ेगा क्या फील्ड 0 रहेगा यहां तक, तो जो R तक जाएगा यहां तक आपका फील्ड 0 रहा। जैसे ही R आएगा वहां पे आपके फील्ड की एक वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, GM बाय, कहां से रिवाज ये, GM बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये फील्ड इंटेंसिटी यहां पे आपकी है। इसके बाद बताएं बाहर वाले पॉइंट, आउटसाइड, उसके बाद R कैपिटल R से बड़ा हो जाएगा। ग्राफ कैसा बनना चाहिए बताएं। थर्ड केस में जब जो आपका R है बाहर जाएगा, आपकी इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी घटेगी, वही रहेगी, बढ़ेगी। R बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो I घटेगा, है ना। ये ग्राफ बनेगा आपका किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ R, अंदर 0 और फिर आपकी सरफेस पे कुछ वैल्यू रहेगी और फिर फाइनली घटेगा। सेम तरीके से आपको सॉलिड का बनाना है।
हाँ जी तनिष आप बताएंगे बेटा, सॉलिड स्फीयर के केस में सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी? 0 नहीं रहेगी आप कह रहे हैं, तो कितनी रहेगी? ये तीनों चीज कांस्टेंट है, जी एम आर कांस्टेंट है, स्मॉल आर इज वेरिएबल। अगर वो आर 0 हो जाएगा, सेंटर पे आर 0 होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी 0, 0 रहेगी। आप ये देखें, हमें जो आपका r इक्वल टू 0 है, सेंटर पार्ट जो है वो उसके अंदर है, वहां पे r 0 है, r 0 जब r 0 होगा तो I 0 हो जाएगी, ठीक है ना, 0 हो जाएगी। उसके बाद बताएं, जब आपका ये वाला r बढ़ेगा तब फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी, लीनियरली बढ़ेगी या कर्वी लीनियरली बढ़ेगी? मतलब बढ़ना तो ऐसे भी हो सकता है ना, कोई चीज बढ़ रही है स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है या ऐसे बढ़ रही है, तो लीनियरली बढ़ेगी या कर्व, कैसे पता लगा? आप बताएं कैसे पता लगा? स्ट्रेट लाइन की बेसिक इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहां पे देखें ध्यान से, i क्या है? i है आपका y, और ये वाला टर्म यहाँ पे कांस्टेंट है m, और r क्या है? x एक्सिस पे है, प्लस सी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट 0 है आपका, तो y इक्वल टू एम एक्स बन रहा है यहाँ पे, तो स्ट्रेट लाइन आएगी यहां से यहां तक। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल इंक्रीज लीनियरली। बंद कर दे उसको, खराब हो गया तो गर्मी लगने की बड़ी क्या दिक्कत है, वो इलाज उसका, ठीक है, बढ़ गई लीनियरली। इसके बाद बताएं क्या होगा? आपका सेम एक्सप्रेशन है जो पहले में था, घटेगी, आर बढ़ने पे घटेगी, तो आपकी ये लीनियरली डिक्रीज करेगी, लीनियरली नहीं कर्वी लीनियरली डिक्रीज करेगी। ये 6 के 6 केस के फाइनल एक्सप्रेशन और दोनों ग्राफ आपको टिप्स होने चाहिए, नोट डाउन कर लें। तो इतने काटूंगा खींच के, समझ गया ना बात में, फिर बता देती। बच्चे अपने माता पिता के रिफ्लेक्शन होते हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप रिफ्लेक्शन है क्या। सेटअप, डन। और मैं एनर्जी वेस्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं आता हूं। लास्ट वार्निंग है, उसके बाद मैं नहीं अलाउ करूंगा मेरी क्लास में। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जी बताएं क्या होती है ये, कौन बताएगा? पहले डिफाइन करें एक्सेलरेशन क्या होती है, दीपांशी करेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और किस रेट से चेंज हो रही है उसकी एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। क्या अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे सेम रहती है क्या? वेरी करती है, तो हम बोलते हैं जी इक्वल 9.8, उसका क्या मतलब है?
हाँ एवरेज है ना, आपने हर पॉइंट पे निकाल लिया, पोल्स पे भी, इक्वेटर पे भी, सारे रैंडम पहाड़ सब पे, और जो आपका एवरेज निकला वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहां पे हम 4 केस डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस एट सम डेप्थ एट सम हाइट, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सरफेस पे निकालने का मतलब है, लेट से यहां पे एक स्मॉल एम मास रखा है, अर्थ का टोटल मास एम है, रेडियस आर है। एक बात और ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ की ग्रेविटी है ना, किसी और प्लेनेट की नहीं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये अर्थ का मास m है, रेडियस r है। आप मुझे बस ये बता दें कि इस मास के ऊपर अर्थ का कितना फोर्स लग रहा होगा। फोर्स विल बी g m m r स्क्वायर। फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो गया आपका जी एम एम बाई आर स्क्वायर। यहां पे जो ये एक्सेलरेशन है इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये हो गया जी एम एम बाई आर स्क्वायर। एम कट गया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां पे अर्थ का मास जी की वैल्यू आपकी 6.67 10 की पावर 11 SI यूनिट्स में थी, ये जी की वैल्यू थी। मास ऑफ अर्थ आप चेक कर लेना क्या होता है। रेडियस ऑफ अर्थ जो आपको बार बार काम आएगा वो होता है 6400 किलोमीटर। अर्थ का मास आप चेक कर लेना। ये सारी चीजें पुट करने के बाद जी कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतनी आपकी एक्सेलरेशन रहेगी अर्थ के सरफेस पे। आप चेक कर लें एक बार, मुझे आइडिया नहीं होगी। एम की वैल्यू मुझे भी बता रहा हूँ, देख के वेदांत बता कितनी है। 97 10 की पावर 24 kg। ये अर्थ का मास है 5.97 5.97 10 की पावर 24 kg। ये तीनों वैल्यूज यहां पुट करने के बाद आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, लिख लिया। हाँ सर चलो, क्या ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपको यहाँ पे मानना है कि इतना हमें ऑलरेडी पता है। ठीक? हाँ जी डन। नेक्स्ट है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। कहने का मतलब ये अर्थ है, इसका मास m है, रेडियस r है, सरफेस से h हाइट के ऊपर, लेट से यहां पे आपने एक स्मॉल m पार्टिकल है आपका, इस पार्टिकल के ऊपर अर्थ के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा, पहले तो वो निकालें। बताएं हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहां पे इस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी, तो उसके लिए हम पहले लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। बताएं बताएं आर्यन। जी एम एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां पे क्या जी एम एम, इसको आर को अगर मैं कॉमन निकाल लूं बाहर, तो आर स्क्वायर बाहर निकलेगा और 1 प्लस एच बाई ये रहेगा। फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। करेंगे यहां इसका स्क्वायर आएगा जी एम बाय आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन है इसको लिख देते हैं एम जी एट हाइट एच, क्योंकि हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच। तो जो एक्सेलरेशन है उसको लिख दिया जी एच। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली इक्वेट कर देंगे जी एम एम बाई आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। मास कट गया। अभी अभी हमने निकाला जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है, लास्ट केस में देखें आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, तो जी एच comes out to be g by 1 प्लस h by r का होल स्क्वायर। ये आपकी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। यहां पे हमने कुछ भी अप्रोक्सीमेट नहीं किया है, कुछ भी अप्रोक्सीमेट नहीं किया। हाँ हाँ वो सब हो जाएगा, मैं जी के फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं तो इसलिए हमने बाकी को मैनिपुलेट किया है। आप यहां भी छोड़ सकते हैं ना, ये भी आपका सही है। हाँ जी बेटा, यहां देखें, यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये आर स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर ये बच गया, ठीक है, ये ठीक नहीं है। आप इसको वापस एक्सपेंड करें, देखिए यहां देखें, इसमें जो नीचे लिखा हुआ है, मैं यहां लिख रहा हूं, जो जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, इसमें जी एम, अगर इस आर को कॉमन निकाल लूं यहां पे, तो 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर ऐसे कर सकता हूं, वापस मल्टीप्लाई करने पे आर और प्लस एच हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर टर्म है, उस पर भी आएगा, उस पर भी आएगा, तो जी एम बाई आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बनाया, ये विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन है। अब इसी का एक वेरिएशन और निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन वाला। हाँ इसी का करेंगे अभी। ये निकालना है और नीचे लिखेंगे आप विदाउट एनी विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन। हाँ जी,
ज्यादा रेडियस से बाहर ही रहेगा ना, आर प्लस कुछ तो एच रहेगा ही। करते हैं फिर, बताऊंगा कैसे भी। हम्म हम्म किसका आएगा? कोई बात नहीं। हाँ जी, डन। जी एच का फॉर्मूला क्या निकाला हमने? जी अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया है। क्या इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं जी इंटू 1 प्लस h/r रेस टू पावर -2? ठीक है, यहां पे हम लगाएंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। पहले कहीं पे आया क्या ये? देखिए आप, अगर कहीं पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाए 1 प्लस x रेस टू पावर n, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस n x। कब? व्हेन x इज मच मच लेसर देन 1। ये आपका एक मैथमेटिकल थ्योरम है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। 1 प्लस x की पावर n है, तो ये पावर यहां से उठ के यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, बशर्ते x आपका एक से बहुत छोटा हो। अब यहां पे देखें, अगर हाइट बहुत कम है, इफ h इज मच मच लेसर देन r, अगर h है आपका वो r से बहुत छोटा है, तो इस नंबर को मैं x मान सकता हूं। अगर h r से बहुत छोटा होगा, उस केस में क्या x एक से बहुत छोटा हो जाएगा? देखिए आप, अगर एक नंबर ऊपर वाला है 1 और नीचे वाला बहुत बड़ा नंबर है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा हो गया ना, 1 बाई इतने सारे जीरो। तो ये आपका h अगर बहुत छोटा होगा तो ये वाला टर्म बहुत छोटा हो जाएगा। देयरफॉर अप्रोक्सीमेशन कैन बी यूज्ड g 1 - 2h/r। क्या किया है? ये वाली जो पावर है ये उठ के यहां पे मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, इसका मतलब जी एच इज 1 - 2h/r। ये कब वैलिड होगा? वैलिड व्हेन h इज मच मच लेसर देन r। एग्जैक्ट लिखना चाहें आप, तो ये जब h आपका 320 किलोमीटर से कम होगा, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, जब ये वाला h 320 किलोमीटर से कम कम रहेगा, तब ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला आप कहीं भी लगा सकते हैं, एप्लीकेबल एवरीवेयर। और ये वाला फॉर्मूला छोटी हाइट के लिए एप्लीकेबल। अच्छा, जी भी आएगा यहाँ पे, ये जी भी आएगा। ये आपका अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला। बताएं, पूछना है कुछ? डन। मेरी तरफ मत देख, यहाँ देख, फटाफट लिख।
नेक्स्ट इज acceleration due to gravity at depth d, at depth d। अर्थ का मास m, रेडियस r, सेंटर से या सरफेस से कहूं, सरफेस से d डिस्टेंस नीचे, यहां पे आपने एक मास को रखा है। आप कहेंगे अर्थ के अंदर कैसे रख सकते हैं? आप ऐसा मान लें कि वहां पे कुछ ड्रिल किया गया है, ऐसे करके वहां पे एक m रख दिया गया है। इस पॉइंट पर जो कि सरफेस से d डेप्थ नीचे है, यहां पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे आप? हाँ, पहले इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे। इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स कैसे निकालेंगे? दोबारा बताएं आप। फोर्स इक्वल, नहीं, परफेक्ट, शाबाश, बताएं, बताएं, शाबाश। फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम आर क्यूब इंटू आर, और एक एम और नहीं, आएगा आएगा आएगा। वो जो आपने पहले वाला लिखा वो 1 kg के लिए है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। ये सबको समझ में आया क्या? ये आया है कहां से? अभी हमने निकाला था एक सॉलिड स्फीयर में, यहां से आर दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। आई आई थी जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर। ये आई क्या होता है? यूनिट मास के ऊपर लगने वाला फोर्स। लेकिन यहां पर यदि m kg आ जाए तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? इंटू एम कर देंगे, जी एम बाई आर क्यूब आर इंटू एम। सबको समझ में आया? ये नहीं आया? लाइक नहीं आया? आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो जो आपका सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर से आर दूरी पर 1 kg मास रखा है, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसे निकाला था हमने? कॉन्सेप्ट क्या लगाया था? हाँ बेटा, बोल के और आगे बताएं, होलो शेल वाला कैसे लगाया था? वेदांत आप बताएं। देखो, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। जो ये शेल बनाया है मैंने, इसके अंदर वाले जितने शेल होंगे वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, और बाहर वालों का 0 रहेगा। तो आपको मास कौन सा चाहिएगा? ये वाला। ये वाला मास निकालने का तरीका क्या बताया था? m बाई आर क्यूब इंटू, इसका मास आया था, ये मास था, साथ में जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन जो ये आया था, ये आया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। लेकिन यहां पे अगर m kg होता तो आप देखो g, ये m है, इंटू एम और कर देते, तो आपका वो i के अंदर m मल्टीप्लाई करने में आपका फोर्स आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आ गया। लेकिन हमें निकालना किसके फॉर्म में है? d के फॉर्म में है। क्या d को मैं लिख सकता हूं d r माइनस r? ठीक लिखा है क्या? यहां पे ये आर है ना, ये आर है, आपको डी निकालना है, तो आप आर, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दें। हमें हमारे फाइनल एक्सप्रेशन में एट सम डेप्थ डी निकालना है, तो डी एक्सप्रेशन में कहीं पे है ही नहीं। तो डी निकालने के लिए क्या किया, ये यहां से डी इक्वल टू आर माइनस आर, आप आर को इस साइड ले आए। बताएं कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं है। दिस फोर्स कैन बी रिटन एज जी एम बाई आर क्यूब
gm/r³ r की जगह इंटू m, ठीक है। फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन, gm/r³। यहां पे आप एक काम करें, r² लिख लें और एक r को r-d/r यहां ले जाएं, ठीक है। इतना टॉपिक तो कंप्लीट करने दोगे। एम ए ये आपका आ गया है, एम से एम कट जाएगा, ए एक्सेलरेशन को हम बोलूंगा मैं जी डी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम डेप्थ डी। ये आपका आ गया, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, जी। और यहां पे आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 बनेगा, 1 माइनस d/r। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम डेप्थ डी। किसी डेप्थ डी पे ये आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, सब डेप्थ के लिए एप्लीकेबल। इतना ही करते हैं आज।